हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो, स्वस्थ हो? चलिए, पढ़ाई में लगे हुए हो आई होप। चलिए देखिए, एसएससी के 2024 के लिए हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश नाम से। एसएससी के 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम एक सीरीज चला है, राइट। तो इसमें हम अभी तक नाउन कर चुके हैं, नाउन के प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं, प्रोनाउन के कुछ प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं। आज हम प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। बीच में वोकैब के कुछ सेट्स कर चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप जुड़े हुए हैं हमसे। जो स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप आए हैं। अगर आपको चैनल पे कंटेंट आपके काम का लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तैयारी आपकी, प्रैक्टिस आपकी फ्री ऑफ द कॉस्ट हम करवा रहे हैं, राइट। चलिए, तो देखिए, प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट 3 है आज का हमारा सेशन। इसके कुछ सेंटेंसेज हम लेकर आए हैं। दो सेट प्रोनाउन के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको जाके देखिए, वहां से आपको काफी नॉलेज गेन होगी, कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। आज का सेक्शन थर्ड सेट को डील कर रहे हैं। चलिए, आज के हमारे पहले सेंटेंस की तरफ अगर हम चले तो पहला सेंटेंस देखिए हमें क्या कह रहा है। Was it him that the teacher punished for not submitting his project on time? क्या ये वो था जिसे टीचर ने पनिश किया अपना प्रोजेक्ट समय पे सबमिट नहीं करने के लिए? आप अपना टाइम लीजिए, 2, 4, 5 सेकेंड, एंड इस सेंटेंस में एरर ढूंढने की कोशिश कीजिए। मिला? अटेम्प्ट कर पाए? चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमने एक चीज सीखी थी, क्या कि जब भी सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है एंड उसके बाद बी की कोई फॉर्म, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी की कोई भी फॉर्म आती है इट के बाद, तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो किस केस में होना चाहिए? उसके बाद का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वाला जो आपका प्रोनाउन है ये आपका रियल सब्जेक्ट होता है। रियल सब्जेक्ट यानी कि ये जो इट है ये आपका रियल सब्जेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने आता है, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी या फिर हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। ये चीज सिखाई है मैंने आपको। तो ऐसे केस में इट के बाद अगर बी की कोई भी फॉर्म आती है उसके बाद जो भी आपका प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। एंड उसके बाद की जो वर्ब आएगी, जो भी चीज आएगी वो इस रियल सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। इतनी सी बात है। अब ये तो आपके अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंस की बात कर दी। हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट पर सेंटेंस गिवन है जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। सेम रूल पर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको एक बार देखिए आप। Was it him that the teacher punished for not submitting his project on time? अगर ये इंट्रोडक्टरी से इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना होता तो क्या लिखा होता है यहाँ पे? देखिए, इट वॉज हिम whom the teacher punished for not submitting his project on time. ये लिखा होता, क्या लिखा होता अगर ये इंटेरोगेटिव ना होता तो? इट वॉज हिम, ऐसे करके शुरुआत होती, यानी हमारा सेंटेंस इट से शुरू होता, बी की कोई फॉर्म आती, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। रूल के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्टिव केस कर देंगे, क्या कर देते? इट वॉज ही whom the teacher punished for not submitting his project on time. सेम चीज अप्लाई कर दो दोस्तों। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में ये चीज कर सकते हैं तो इंटेरोगेटिव में भी कर दीजिए। Was it he that the teacher punished for not submitting his project on time? ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया है। इसमें क्या गलती थी वो गलती भी आपको समझ में आई है। क्या हो जाएगा? Was it he that the teacher punished for not submitting his project on time? यहाँ ऑब्जेक्टिव केस से हटकर हमारे पास सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ जाएगा।
चलिए, आई होप आपको समझ में आया। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमें क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। ठीक है, आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए इसे। करें, अटेम्प्ट किया आपने। देखिए, हमने बात की जो ये वन प्रोनाउन होता है ना, ये सब कुछ अपने ही सेंस में चलाकर लेके चलता है। पहले भी मैंने इसकी बात की है कि अगर सब्जेक्ट की तरह आया सब्जेक्टिव केस में तो भी वन, ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्टिव केस में आया तो भी वन, हाँ पजेसिव केस में आया, पजेसिव केस में आया तो वंस बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह आया तो वन सेल्फ बन जाएगा। यानी कि ये जो वन है सारी दुनिया अपने ही तरह से चलाता है, ये ही शी इट दे उन पर नहीं जाता। ठीक है, तो देखिए इसके एडजेक्टिव भी वन से बनेंगे, प्रोनाउन भी वन से बनेंगे। वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। एक व्यक्ति को दूसरों के धार्मिक विचारों की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी कि वो स्वयं के धार्मिक विचारों की इज्जत करता है। तो देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट, नो एरर यहाँ तक, रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स कोई एरर नहीं, एज मच एज हिज ओन, यहाँ पर आपको हिज दिख रहा है। मैंने बात की वन की पूरी कहानी वन के हिसाब से चलेगी। वन अपने सारे प्रोनाउंस, सारे केसेस, सारे एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन सब कुछ अपने अकॉर्डिंग लेकर चलेगा। तो यहाँ हिज नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स एज मच एज वंस ओन्स। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया है आई होप। आज थोड़ा गला खराब है, तबीयत खराब है, जुकाम सा है। आई होप मेरी आवाज क्लियर है, आपको ऐसा नहीं हो रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो। मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि मुझे मेरे गले में पेन है आज। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं साथियों। एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज बेस्ट सूट। ठीक है, चूंकि वो उसकी पहली डेट थी, डेट यानी कि व्हेन अ गर्ल एंड अ बॉय मीट, ठीक है, जब एक लड़का लड़की स्पेशली रोमांटिक पर्पस से मिलते हैं तो वो उनकी डेट कहलाती है। एज इट वाज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज बेस्ट सूट। तो मुझे ये बताइए, आप कपड़े पहनते हैं, आप ड्रेसअप होते हैं, आप ड्रेसअप होते हैं या आप खुद को ड्रेसअप करते हैं? आप कपड़े पहनते हैं या, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही ड्रेस्ड, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। He dressed in his best suit, क्योंकि वो बता रहा है कि उसने अपना बेस्ट सूट पहना, उसने बेस्ट सूट को पहनकर वो डेट पर गया। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हिमसेल्फ की यहाँ पर यूज नहीं होगा ये। ठीक है, एरर आपको समझ में आया आई होप। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। चलिए इसको आप सोल्व कीजिए, इसमें एरर निकालिए। द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। चलिए सोल्व करके देखा। पहली चीज तो ये कि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई ऑडियंस है, एक कलेक्टिव नाउन चलता है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा तो यहाँ पे इसकी वर्ब प्लूरल नहीं होनी चाहिए, इसका ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट कलेक्टिव नाउन में पढ़ा था, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। जब भी हम किसी कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स को इंडिविजुअली एड्रेस करते हैं, जैसे यहाँ ऑडियंस है, सबको पता है कि है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन क्या ये एक साथ एक ही सीट पर बैठ जाएंगे सभी के सभी मेंबर्स?
नहीं ना, सब अलग अलग सीट्स पर ही बैठेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो ऑडियंस है ये आपका नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होकर प्लूरल कलेक्टिव नाउन बना है, ना कि सिंगुलर। क्या बना है ये? प्लूरल कलेक्टिव नाउन बना है। तो यहाँ अगर किसी को आर में एंड देयर में प्रॉब्लम थी तो वो आई होप अब क्लियर है कि यहाँ आर और देयर चेंज नहीं होगा। तो ये प्लूरल है। The audience are humbly requested to be seated in their seats। इस सेंटेंस में दोस्तों कोई भी एरर नहीं है, सारे रूल्स आपके ग्रामर के फॉलो हो रखे हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होने की वजह से, एंड वो सेपरेट सीट्स है उनकी, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है ये भी अच्छे से यूज्ड है, इसका सही यूसेज है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इस सेंटेंस में। चलिए अगला सेंटेंस करते हैं। विकी इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद व्हाटएवर प्रिया डज। ठीक है, जो कुछ भी प्रिया करती है, विकी वो इंसान है जो उसमें गलती ढूंढता है, या यूं कहें कि विकी ही वो इंसान है जो प्रिया के हर काम में गलती ढूंढता है, गलती निकालता है। देखिए, विकी इज द वन हु, रिलेटिव प्रोनाउन आया आपका, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। विकी इज द वन, ठीक है। वन यहाँ पे नाउन नहीं है, एक प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ एंटीसीडेंट में नाउन आता है, उस नाउन को रिप्लेस करता हुआ वन आया है प्रोनाउन, तो एंटीसीडेंट हो गया यहाँ पे वन। विकी इज द वन हु। अब देखिए ये सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला सारा पार्ट सिंगुलर चलना चाहिए जब तक कि विकी के एक्शन की बात कर रहे हैं। तो विकी इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद व्हाटएवर प्रिया डज। तो देखिए यहाँ वर्ब आपकी सिंगुलर है, फाइंड्स, विकी सिंगुलर है, इसलिए ये जो एंटीसीडेंट है ये सिंगुलर था, विकी को रिप्रेजेंट करता हुआ, इसलिए इसकी वर्ब सिंगुलर आई, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब विकी खुद एक्शन कर रहे हैं, जो गलतियां ढूंढता है, इसलिए इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका ये जो सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है हु, ये बिल्कुल सही है। अगर विक्की खुद एक्शन नहीं करता और विक्की के ऊपर कोई एक्शन होता तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन हुम लगा देते, लेकिन यहाँ पर विक्की खुद है जिसने जो गलतियां ढूंढता है विद व्हाटएवर प्रिया डज। ये पार्ट भी पूरा सही है कि जो कुछ काम भी प्रिया करती है, विक्की ही वो है जो हमेशा उसमें गलतियां ढूंढता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी आपका बिना किसी एरर के है, ये सेंटेंस भी दोस्तों आपका बिना किसी एरर के है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आगे चल सकते हैं। चलिए चालीसवां सेंटेंस। Sairat is one of the latest in the list of contemporary Marathi movies which appeared in recent times। ठीक है, सैरत एक मूवी आई थी, उसके ऊपर ये सेंटेंस है। तो देखिए सैरत क्या है, वो वन ऑफ द लेटेस्ट है, यानी कि जो बिल्कुल अभी रिसेंट डेज में रिलीज हुई है उनमें से एक है। समकालीन मराठी मूवीज, समकालीन मराठी फिल्मों में से एक है लेटेस्ट रिलीज होने वाली, विच अपीयर इन रिसेंट टाइम्स, जो अभी हाल में रिलीज हुई है, हाल में अपीयर हुई है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आप आपके सेंटेंस में जब भी आपको सुपरलेटिव मिलता है, क्या मिलता है, सुपरलेटिव जब भी आपको मिलेगा तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच या हुम, जो भी चीज है उसको आप दैट से रिप्लेस कर देते हैं, और सुपरलेटिव से पहले आपको आर्टिकल द की जरूरत तो पड़ती ही है। तो सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द की तो जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहां पर सैरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट, सैरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट, सुपरलेटिव आ गया। अब हमें रिलेटिव प्रोनाउन का है इसका, वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मराठी मूवीज। इतना पार्ट अगर आपका नहीं होता या बाद में आता तो भी तो कोई बात नहीं थी। सैरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट मूवीज
विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स, ये भी तो सही हो सकता था। यहां पर अगर होता सेरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट मूवीज विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली बात हटाते तो भी तो यही होता कि ये जो एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है विच, वो किसके लिए आया है, वो अपने से पहले वाले एंटीसीडेंट के लिए आया है। वन ऑफ द लेटेस्ट, ठीक है, बहुत सारी मूवीज हैं उनमें से एक लेटेस्ट है। यहां पर ये जो विच है सुपरलेटिव आने की वजह से ये विच क्या हो जाएगा आपका, डेट में बदल जाएगा। Sarat is one of the latest in the list of contemporary Marathi movies that appeared in recent times. ठीक है, तो जहां भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट के लिए आपको एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मिलता है, वहां आप हु, विच, व्हाट, whom इनको आप बदल के क्या कर देंगे, डेट में रिप्लेस कर देंगे। व्हाट नहीं होगा रिलेटिव प्रोनाउन में, लेकिन बाकी जो होंगे हु, विच, whom, इसको डेट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं साथियों। He is the same man who always likes to boast of his bravery. यह वही व्यक्ति है जिसे हमेशा अपनी बहादुरी के बारे में डींगे हाँकने में अच्छा लगता है। Who always likes to, ठीक है, जब भी आपको the same, the only या the few, the little, ये चीजें मिलती हैं, या इनडेफिनिट प्रोनाउन मिलता है, या सुपरलेटिव डिग्री मिलती है, तो इन सब के साथ आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या आएगा, डेट आएगा। इन सब के बाद आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, इनका रिलेटिव प्रोनाउन इनका रिलेटिव प्रोनाउन होगा डेट से। ठीक है, तो देखिए ही इज द सेम मैन, आ गया हमारा द सेम, ही इज द सेम मैन। अब द सेम आया इसलिए हु यहां पे सही होता अगर द सेम नहीं आता, लेकिन द सेम का कॉन्सेप्ट है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन हु को डेट से रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन हु को डेट से रिप्लेस कर देंगे। ही इज द सेम मैन दैट ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। ठीक है साथियों, चलिए आई होप आपको समझ में आया है, आगे बढ़ लेते हैं। All which glitters is not gold, ठीक है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती साथियों। तो देखो क्या होता है, ऑल अगर दो तरीके से यूज करते हैं। ऑल अगर किसके लिए यूज होता है, ऑल का यूज किया अगर आपने ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, और दूसरा ऑल का आपने यूज किया ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो देखिए जहां पर आपने ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया है वहां पर आप हु एंड दैट दोनों से कर सकते हैं, वहां आप हु एंड दैट दोनों के ऑप्शन आपको मिलते हैं। लेकिन जब भी ऑल सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, याद रखिए वहां पे विच नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, दैट आएगा, वहां पर विच नहीं आएगा, दैट आएगा। जैसे ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, गोल्ड के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो वहां पे तो आपको दिख रहा है कि ऑल ऑब्जेक्ट के लिए आया है। ह्यूमंस के लिए कैसे आ सकता है, मैं इधर पे एक सेंटेंस लिख देता हूं, या इसको मिटा देते हैं एक बार सेंटेंस लिखने के लिए। जैसे मैं लिखता हूं,
ऑल विच आर इंटरेस्टेड टू वर्क कैन सेंड देयर रिज्यूम्स। जो कोई भी काम करने में इच्छुक है, काम करने का इच्छुक है, वो अपना रिज्यूम या अपना सीवी भेज सकता है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे सीधी सी बात है, सीवी कौन भेजेगा? ह्यूमन बींग्स भेजेंगे, लिविंग है। यहाँ पर विच नहीं होगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस का हु या फिर डेट, दोनों चीजें ठीक हो सकती हैं, दोनों चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन जब भी ऑल को हमने बात की थी, अगर ह्यूमंस की बजाय ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो वहां पे हम विच को रिप्लेस करते हैं किससे? डेट से। अभी जो मिटाया है मैंने वहां पे ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। क्या लिखा दोस्तों हमने? हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चलिए आगे बढ़े। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम गेटिंग लेट एंड बेग योर लीव। ठीक है, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई एम गेटिंग लेट एंड बेग योर लीव। मैं लेट हो रहा हूं इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। तो देखिए क्या होता है, जैसे एक्सक्यूज, लीव, साइट, सेपरेशन, कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ, कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव कोई भी केस नहीं आता है। क्या बोला मैंने? कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ पॉजेसिव केस नहीं आता है। यहाँ पर आपको लीव दिख रहा है, इसके साथ एक पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है, ये गलत हो जाता है। क्या करेक्ट हो जाएगा? आई एम गेटिंग लेट एंड बेग लीव ऑफ यू। ठीक है, आई एम गेटिंग लेट एंड बेग लीव ऑफ यू या लीव फ्रॉम यू, दोनों चीजें किसी हद तक सही हो जाएंगी। लीव ऑफ यू ज्यादा बेटर रहेगा। आई एम गेटिंग लेट एंड बेग लीव ऑफ यू। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए अगला सेंटेंस करते हैं। मैं थोड़ा सेशन को जल्दी रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मुझसे लगातार बोला नहीं जा रहा है, खराब गले की वजह से मुझे थ्रोट इन्फेक्शन फील हो रहा है आज। टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। ठीक है, टॉम सॉयर एक कहानी का नाम है, इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। तो देखिए क्या कह रहा है? वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज डेट। ये डेट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आपने डेट को देखा, आप अपने दिमाग के घोड़े लगाओ। डेट आया यानी कि किसी चीज हु व्हाट व्हिच किसी चीज को रिप्लेस करके आया होगा। क्यों आया होगा? देखिए ये एंटीसीडेंट क्या है? किड स्टोरीज है। एंड उससे पहले क्या है? दी बेस्ट है। आपको यहाँ पर दी बेस्ट के रूप में क्या मिला? एक सुपरलेटिव मिला। अब क्योंकि हमने बात की थी कि जब भी सुपरलेटिव मिलता है तो हम क्या करते हैं, जैसे लिखा होता है दी बेस्ट नहीं होता, टॉम सॉयर इज अ किड स्टोरी विच वाज रिटन बाय सो एंड सो, ऐसे सेंटेंस होता आपका। तो वहां पे कोई सुपरलेटिव नहीं था, वहां पे नॉन लिविंग थिंग के हिसाब से विच बिल्कुल सही था। तो यहाँ क्या करोगे? टॉम सॉयर, लेकिन यहाँ रिलेटिव सुपरलेटिव है इसलिए सुपरलेटिव के केस में हम दैट लगाते हैं। तो विच को रिप्लेस करता हुआ दैट यहाँ पर बिल्कुल सही किया हुआ है। टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। ये सेंटेंस एरर फ्री है दोस्तों, कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस एरर फ्री है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं अच्छे से। ठीक है साथियों, चलिए अगला सेंटेंस देता हूं मैं आपको। अगला सेंटेंस है, पढ़िए इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू येस्टरडे।
उसने मुझे वही सेम कहानी सुनाई जो उसने कल सुनाई थी। अभी अभी हमने बात की थी ना, द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, या इंडेफिनिट प्रोनाउन या सुपरलेटिव डिग्री, उनके साथ आप क्या लगा देते हो, उनके साथ आप विच नहीं लगाते, उनके साथ आप क्या लगाते हो, दैट लगाते हो। किस केस में, किस वजह से, द सेम की वजह से। मैं दोबारा बता देता हूं, द सेम, द ओनली, the few, the little, इन सब के साथ या indefinite pronouns या superlative के साथ आप which नहीं लगाकर, who या whom नहीं लगाकर क्या लगाते हैं, that लगाते हैं। सॉरी, चलिए, आई होप आपको क्लियर है। द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, इनके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन डेट लगाते हैं। हु को, विच को, होम को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, डेट से यूज करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। चलिए अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। तो देखिए मैं बताऊं, आप अटेम्प्ट कर चुके हैं आई होप। यहां पर देखिए, मैं और मेरी वाइफ कल रात घर पर ही थे। यहां पर क्या है, मी एंड माई वाइफ, सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ मी है। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, हमें ऑब्जेक्टिव केस में छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, आपने मी को क्या बना दिया है, आई। क्यों? क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में हमें सब्जेक्टिव केस या फिर मैं बोलूं नॉमिनेटिव केस चाहिए। क्या चाहिए आपको सब्जेक्ट में, नॉमिनेटिव केस चाहिए, यही चाहिए ना। ठीक है, अब देखिए आई को तो यहां लगा दिया आपने, आई एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। लेकिन हमने एक और रूल पढ़ा हुआ है प्रोनाउंस ऑफ एटिकेट्स में, शिष्टाचार के जो प्रोनाउन होते हैं, जो 2-3-1 1-2-3 रूल कहता है। क्या होता है कि जब भी नॉर्मल बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, तो पहला क्रेडिट सेकंड पर्सन यानी आपको, दूसरा क्रेडिट जो थर्ड पर्सन का है उसको, अंत का आखिरी क्रेडिट मेरा खुद का यानी फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, लेकिन जब भी नेगेटिव बात होती है, कभी ब्लेम किया जाएगा, दोष दिया जाएगा, तो सबसे पहला दोष मेरा, दूसरा दोष आपका, तीसरा दोष उसका जिस बेचारे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वहां पर 1-2-3 रूल चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आई एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट, ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है, इसे आप जनरल सेंटेंस या पॉजिटिव बोल सकते हैं। ये आपका एक थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ऐसा ही है। तो थर्ड पर्सन को आगे ले आओ, माई वाइफ एंड आई, क्या हो जाएगा, माई वाइफ एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इसका सब्जेक्ट चेंज हो गया। पहले आपने मी को आई से रिप्लेस किया एंड बाद में इनका ऑर्डर चेंज कर दिया 2-3-1 रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है और उनसे उनके जो असर है वो ह्यूमन कल्चर को डिफाइन नहीं करते हैं, वो कंप्लीट नहीं करते हैं। तो देखिए अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, पहले किया। चलिए देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपका एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। बेशक ये एंड से कनेक्टेड है, जैसे अगर दो वर्ड्स आपस में कंजंक्शन से कनेक्टेड है एंड से, एंड वो एक सिंगुलर चीज के, सिंगुलर यूनिट के आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेड एंड बटर, राजमा एंड चावल, विस्की एंड सोडा,
राइट, या फिर आप द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये एक सिंगुलर यूनिट है, सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक साथ बात की जाती है। तो यहाँ पे इनके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव जो देयर है ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा ट्रीट किया जाता है, ये ट्रीट किया जाता है आपका सिंगुलर। ये कैसा ट्रीट किया जाए, ये क्या है आपका प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो इसको सिंगुलर चाहिए इसका एडजेक्टिव, तो इट्स फॉलोआउट्स हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉलोआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। सो एरर था देयर में, आपने उसको इट्स से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात क्लियर है सभी को? चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। ठीक है, तुम्हारे और उसके बीच में एक कंपैरिजन था, तुम्हारे और उसके बीच में एक कंपैरिजन था। हमने बात की थी कि जब भी कंपैरिजन की बात होती है, जब भी कंपैरिजन किया जाता है, चाहे वो आपका देन से किया जाए या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री और एज से किया जाए, तो आपका जो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस जो है उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा, एंड जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है उसका कंपैरिजन आपका ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा। इतनी सी बात हमने की थी। अब देखिए, देयर वाज अ कंपैरिजन। दूसरी बात, ये एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो बिटवीन के बाद ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, यू तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है, लेकिन ये जो ही है ये आपका सब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्ट से कंपेयर होते हुए इसका केस क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यहां आप क्या कर देंगे, there was a comparison between you and him, there was a comparison between you and him। यहां तुम्हारे और उसके बीच में कंपैरिजन की बात की गई है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस के दोनों ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ही नहीं आएगा, हिम आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 49 I enjoyed during my tenure at शिमला। ठीक है, मेरा जो शिमला में एक रुकाव था, टेन्योर था, ठीक है, वहां पर मैंने एंजॉय किया। देखिए क्या होता है, कुछ वर्ब्स होती हैं, एंजॉय, एसर्ट, एक्वेट, इंट्रोड्यूस, अवेल, ठीक है, प्रेजेंट, एब्सेंट, इस तरह की कुछ वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ इनको हर हाल में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, ये क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जिनका एक्शन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए। इनको हर हाल में एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, और अगर इनको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, अगर इनको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो ये किसे अपना ऑब्जेक्ट बनाकर लेके आती है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अगर इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो ये किसे ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को अपना ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन की सब्जेक्ट जब एक्शन करता है तो पलटकर वो एक्शन उसी के ऊपर जाए। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी का, जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा उसी का एक सेपरेट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे यहां सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या बनता है? माई सेल्फ। तो सेंटेंस कहेगा कि मैंने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? अगर कोई पार्टी है वहां पे आपने खाने को एंजॉय किया तो आप कहोगे आई एंजॉयड द फूड। लेकिन वहां पे बस पार्टी के अंदर एंजॉय किया तो आपने पार्टी में स्वयं को एंजॉय किया है, अपने टाइम को एंजॉय किया है।
तो क्या करोगे, आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। ठीक है, तो यहां पे हमने इस वर्ब को, एंजॉय वर्ब को एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस है आज का, डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। क्या तुम जानते हो कि अगला वक्ता कौन है। इस डू यू नो को छोड़िए, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने आया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है। सॉरी, डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। क्या आप जानते हैं कि अगला स्पीकर कौन है। जो ये जो नेक्स्ट स्पीकर है, ये अपने आप में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसके ऊपर तो कोई एक्शन हो नहीं रहा, राइट। अगला जो स्पीकर है वो आएगा, अपनी बात बोलेगा, वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो वो अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का क्यों, ये रिलेटिव प्रोनाउन उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस का क्यों। इस whom को हटाकर हम who रख देंगे, इस whom को हटाकर हम क्या रख देंगे दोस्तों, who रख देंगे। डू यू नो who द नेक्स्ट स्पीकर इज। क्या आप जानते हो कि अगला स्पीकर कौन आने वाला है, कौन है अगला स्पीकर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए, ये था दोस्तों आज का सेशन। मेरी तबीयत खराब है, वरना मैं और सेंटेंसेस लेना चाहता था, इसलिए मैं सेंटेंसेस को थोड़ा कम करके लाया हूं। जल्दी मिलेंगे दोबारा अगले सेशन में, तब तक आप जुड़े रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। एंड कोई सजेशन हो आपका, आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो, आप कॉन्सेप्ट्स चाहते हो, या आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस चाहते हो, वोकैब चाहते हो, इडियम चाहते हो, ये चीजें आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।